मत बोल। ठीक है, मत बोल। हेलो। हाँ, ये आजी मार खा के मानेगा। चलिए। बेटा, बस अब चुप हो जाओ, बात नहीं करोगे इधर। बात करने की तो आवाज़ आनी नहीं चाहिए मुझे। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात नहीं करने की आवाज़ आनी चाहिए, खत्म बात। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ चुपचाप सुनो। और इधर भी। बेटा सीधे बैठ जा। वो पेपर कहाँ पहुँचा? हाँ, आगे पहुँचाओ जल्दी। मम्मी का नंबर लिख दो। जो लिखना है लिखो। पेरेंट्स के। ऐसे ही बस क्यों क्यों क्या होता है, जितना बोला उतना करो ना। तुमको सबके सबके पेरेंट्स का नंबर अपडेटेड नहीं उसमें। ठीक है। तो फिर भी लिख के दो उस पे। ठीक है ना, जितना बोला उतना करो। अपना नाम और अपने पेरेंट्स का नंबर लिख के दे दो। बात खत्म। ठीक है। इस इससे ज़्यादा ना तुमसे कुछ पूछा है ना तुमसे कुछ बोला है। चलिए। गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे थे हम लोग बच्चों। लास्ट क्लास के अंदर आप लोग को याद हो तो गवर्नमेंट बजट के अंदर हम लोगों ने कंपोनेंट्स वाली बात कर रहे थे, और आपको कंपोनेंट्स का पूरा ऐसा डिटेल में सब चीज़ें लिखवाया गया था। रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट में आपके पास आएगा टैक्स रिसीट। ओ सॉरी, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट में आपके पास दो तरह की रिसीट्स आएंगी। वन इज टैक्स रिसीट, अदर वन इज नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स। नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर फीस, फाइन्स, एस्टीट, स्पेशल असेसमेंट, डोनेशंस, इनकम फ्रॉम पीएसयूज एंड सो एंड सो एंड सो। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गिनती की चीजें थी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, लाइक पेमेंट या वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा सब्सिडीज, ग्रांट्स, डोनेशंस, ग्रांट्स इन एड था। ठीक है। ओल्ड एज पेंशन था, एंड इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। फिर आया था कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट के दो पार्ट किए थे हमने, डेट और नॉन डेट कैपिटल रिसीट। डेट वाले में बोरोइंग, सरकार जो बोरो करेगी तीन लोगों से कर सकती है, फ्रॉम जनरल पब्लिक, फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट। नॉन डेट कैपिटल रिसीट यानी वो कैपिटल रिसीट जो कि डेट की फॉर्म में नहीं है। वो कैपिटल रिसीट जो कि डेट की फॉर्म में नहीं है। दैट ये आगे पहुंचा, पहले इधर दे दो प्रखर के इधर। इसमें अपना नंबर लिख दो, पेरेंट्स का नंबर लिख दो। नहीं, अपना नंबर नहीं, अपना नाम लिख दो और पेरेंट्स का नंबर लिख दो। हाँ। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, वन इज डिसइन्वेस्टमेंट, अदर वन इज ये रिकवरी ऑफ लोन। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में रीपेमेंट ऑफ लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट। और इसके अलावा अगर आप कोई प्लांट मशीनरी परचेज करोगे, रोड वगैरह बनवाओगे, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। तो अभी एक जो अपन ने आइटम लिखा था ना उसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है। चलो, सबसे पहले बारी आती है रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? सर, दीज आर दोज रिसीट्स विच डज नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। लिखा था, ये लिखा था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखवाया था मैंने, क्या होता है? सिर्फ रेवेन्यू रिसीट लिखवाया था। ओके, क्योंकि हमने रेवेन्यू रिसीट के साथ में स्टार्ट किया था। अच्छा, रेवेन्यू रिसीट के अंदर कौन आया था? टैक्स रिसीट। और तो टैक्स रिसीट क्या होता है वो लिखवाया क्या? तो वहां से लिखवाना है। तो रेवेन्यू रिसीट लिखा। अब उसके बाद अगला कौन आ रहा है? टैक्स रिसीट। ठीक है। तो पूरा ऐसा सिस्टमेटिक वे में अपना बढ़िया सा नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। दीज आर दी वर्ल्ड्स बेस्ट नोट्स जो तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये सबसे अच्छे नोट्स है जो तुम प्रिपेयर कर रहे हो, इससे अच्छे कोई नोट्स बना ही नहीं सकता। तो कोशिश करना सारे के सारे नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए, और इसी से पढ़ के आपको एग्जाम देना है। ठीक है। ऐसे नोट्स कोई लिखवा दे तो उसका नाम बदल देंगे अपन। ठीक है।
हाँ हाँ, कुछ भी नहीं होता। ये वो रिसीट्स हैं जिनके कारण ना तो लाइबिलिटी बढ़ रही है और ना ही एसेट्स कम हो रही है। तो कुल मिला के पैसा आ रहा है, जा कुछ भी नहीं रहा, तो हम बहुत खुश हैं। याद करो मैंने कहा था ये पैसा लेते समय सरकार बहुत खुश है। तो रेवेन्यू रिसीट्स, हाँ बोलो, तुम बोलो। नहीं, एसेट्स बढ़ेगी कैसे? पैसा आ रहा है। अरे एसेट्स तो तब बढ़ेगी जब तू खर्चा करेगा। एसेट्स बढ़ कैसे जाएगी? कैसे बढ़ जाएगी बताओ? नहीं बढ़ेगी। ठीक है, चलिए। तो टैक्स रिसीट्स सबसे पहला आ रहा है। टैक्स रिसीट्स कौन कौन है लाइव क्लास में? एक बार नाम लिख के भेज दो, दो तीन जने दिख तो रहे हैं लाइव में बैठे हुए। कौन है? शौर्य शायद एक तो तुम होगे, या आदित्य तुम हो। बेटा बोल दो आदित्य तुम हो। टैक्स रिसीट सबसे पहले। तो टैक्स क्या होता है? कर। वेरी गुड। और कर क्या होता है? टैक्स। और टैक्स क्या होता है? वेरी गुड रोहित अथवानी, वेरी गुड रोहित। तुम क्लास क्यों नहीं आते वैसे? आया करो। नहीं देना था यार। एक्चुअली कई बच्चे बहुत दूर रहते हैं, चंद्रवरदा ही रहते हैं, रामगंज रहते हैं, जो जहाँ वहाँ से केवल यहाँ तक एक क्लास के आ रहे हैं। कई लोग गुलाबबाड़ी भी रहते हैं जो वहाँ यहाँ वहाँ से यहाँ तक एक क्लास के लिए आते हैं। तो अगर कोई नहीं आ पा रहा, कोई अगर नहीं आ पा रहा तो ठीक है, उसके लिए अपन, कोई नसीराबाद तक रहता है बताओ। तो टैक्सेस, सर वो पैसा जो सरकार के पास आ रहा है टैक्स की फॉर्म में बाय वे ऑफ टैक्स इज कॉल्ड टैक्स रिसीट्स। और टैक्स का मतलब होता है इट इज अ कंपलसरी पेमेंट मेड टू दी गवर्नमेंट। वो पैसा जो कंपलसरीली आपको सरकार को देना ही है। आप ये पैसा सरकार को देने से बच नहीं सकते। हाँ, क्योंकि आप सरकार के जो कंट्री, जो मतलब सरकार का जो ये देश है जिसके ऊपर सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन है, आप उस देश के रिसोर्सेज को यूज में लेकर के क्या कर रहे हो? पैसा कमा रहे हो। तो ये आपका दायित्व बनता है, ड्यूटी बनती है कि आप क्या करो? गवर्नमेंट को उन रिसोर्सेज के बदले क्या करो? टैक्स पे करो। तो इट इज अ कंपलसरी पेमेंट जो कि किसको किया जाता है? गवर्नमेंट को किया जाता है। ठीक है। अब कैसा बात होता है ना, टैक्स हो गया, सबके नाम हो गए, दे उधर, पहुंचाओ इधर, चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हे भगवान। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये तो 18 19 बच्चे और 18 नाम है, किसने नहीं लिखा? किसी एक ने, किसने नहीं लिखा? तुमने नहीं लिखा क्या? श- शायद। लिख के दो इसमें, ठीक है ना? सो बेटा दे दे उसको, वो लिख के दे देगा, ठीक है। हाँ जी। तो टैक्सेस आर कंपलसरी पेमेंट, नयन बेटा, दीज आर कंपलसरी पेमेंट मेड टू दी गवर्नमेंट। ये वो पैसा जो कंपलसरी बेसिस पे हमको सरकार को देना ही है। अब टैक्सेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फिर रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव। तो पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर लेते हैं और फिर रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो। तो टैक्सेस यहाँ पे हम दोनों लिख लेते हैं, एक तरफ डायरेक्ट और एक तरफ इनडायरेक्ट।
ठीक है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सवाल आता है व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो भाई, इट इज द टैक्स the burden of which cannot be shifted हम्म कमाल की बात पता है क्या, ये भी बंद हो गया, इसको प्लीज ऑफिस से बदल के लाना। कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन। एक सेकंड, पेन आ जाए अपने पास। कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स ऑन अदर्स। इट इज डायरेक्टली पेड to the government by the person on whom it is levied. Example, income tax, property tax। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स है। इनमें क्या हो रहा है, टैक्स पे करने का बर्डन आप किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पे ऐसा होता है जिस बंदे के ऊपर टैक्स लगा वो टैक्स का पेमेंट डायरेक्टली किसको करता है, गवर्नमेंट को। मेरे ऊपर मैं जैसे इस साल, अब इस साल का इनकम टैक्स भरना है हमको, 31 जुलाई आखिरी तारीख है। तो क्योंकि हम लोग इनकम अर्न करते हैं तो हमारा दायित्व तो बनता है क्या भरना, इनकम टैक्स का पेमेंट करना, है ना। तो अब इनकम टैक्स का पेमेंट हमको जब करना है, रोहन जी ये जो आप काम कर रहे हो उसका आपको फीस नहीं मिलेगा, ठीक है। पर अब हमको जब ये इनकम टैक्स पे करना है तो हम इनकम टैक्स का अमाउंट किसको पे करेंगे, डायरेक्टली गवर्नमेंट को। और ऐसा नहीं कर सकता मैं कि भाई जैसे मेरे को टैक्स भरना है तो मैं किसी और को कह दूं कि यार मेरे बदले तो ये टैक्स भर दे, प्लीज़ ये टैक्स का पैसा तू भर दे। वहाँ पे टैक्स किस पे लगा है, मेरे पे, तो टैक्स भी किसी को भरना पड़ेगा मुझे। मैं अपना टैक्स पे करने का बर्डन किसी और पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। और ये टैक्स मेरे द्वारा डायरेक्टली किसको पे किया जाएगा, गवर्नमेंट को, तो इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट टैक्स। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास जो टैक्स रिजाइम आता है वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है,
सो इट इज द टैक्स the burden of which can be shifted on others. It is mainly charged upon गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कौन सा टैक्स बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। और यहाँ पे बर्डन ऑफ टैक्स को आप क्या कर पा रहे हो? शिफ्ट कर पा रहे हो दूसरे लोगों पे। इट इज नॉट डायरेक्टली पेड टू दी गवर्नमेंट, और ना ही ये पैसा डायरेक्टली किसको दिया जाता है? गवर्नमेंट को दिया जाता है। एग्जाम्पल जीएसटी। जीएसटी में कैसा होता है? पैसा वसूलते हैं, टैक्स का पैसा वसूला जाता है। किससे वसूला जाता है? कंज्यूमर से, कस्टमर से। कंज्यूमर ये टैक्स का पैसा देता है, किसको देता है? सप्लायर को। ठीक है, अभी आएगा देखो। अभी टैक्स का पैसा किसको दिया जाता है? ये देखो आ गया। ठीक है, सप्लायर को दिया जाता है। फिर सप्लायर ये टैक्स का पैसा किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है। तो टैक्स का पैसा किसकी जेब से आ रहा है? कंज्यूमर की जेब से। पर कंज्यूमर क्या ये टैक्स का पैसा डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहा है क्या? नहीं, पहले वो सप्लायर को देगा और सप्लायर फिर ये टैक्स का पैसा सरकार तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं हो रही है, इनडायरेक्टली हो रही है, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। और ये टैक्स जनरली किस पे लगता है? केवल और केवल गुड्स और सर्विसेज पे। अब जैसे कंज्यूमर ने टैक्स भरा, अब कंज्यूमर कहता है नहीं यार मेरे को तो ये टैक्स का पैसा मेरी जेब से नहीं चुकाना, तो मैं क्या करूंगा? मैं वही गुड्स एंड सर्विसेज किसी और को बेच दूंगा। जब मैंने वही गुड्स एंड सर्विसेज किसी और को बेचे तो मैं वो टैक्स का पैसा किससे वसूल लूंगा? जिसको मैंने माल बेचा। तो फिर वो टैक्स का बर्डन मैंने अपना किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया? किसी दूसरे पे शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टैक्स का बर्डन इजीली शिफ्ट किया जा सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लास्ट में बस इतना समझ लो, जो आदमी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहा होगा उसी को क्या करना पड़ता है? टैक्स का पैसा अपनी जेब से भरना पड़ता है। अंत में जो फाइनल कंज्यूमर होगा ना, वो क्या करेगा? वही ये टैक्स का पैसा अपनी जेब से भरेगा। जैसे समझो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से किसके पास गए आप? होलसेलर के पास। होलसेलर से किसके पास गए? रिटेलर के पास। रिटेलर से किसके पास गए? कंज्यूमर के पास। तो पहले टैक्स किसने भरा? मैन्युफैक्चरर ने। मैन्युफैक्चरर ने जब वो माल किसको बेचा? होलसेलर को। तो टैक्स कौन भरेगा? होलसेलर। तो मैन्युफैक्चरर वो टैक्स का पैसा किससे ले लेगा? होलसेलर से। अब होलसेलर ने वो माल किसको बेचा? तो होलसेलर वो टैक्स का पैसा किससे ले लेगा? अब रिटेलर वो किसको माल बेच रहा है? तो रिटेलर वो टैक्स का पैसा किससे ले लेगा? तो यहाँ पे टैक्स का बर्डन हम क्या करते जा रहे हैं? शिफ्ट करते आ रहे हैं किसी और पर्सन पे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। और कंज्यूमर जिसने खरीदा उसको ये टैक्स नहीं भरना, तो वो ये माल किसी और को बेच देगा और वो उससे टैक्स का पैसा वसूल लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे टैक्स के बर्डन को क्या किया सकता है? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन शिफ्ट किया जा सकता है। इट इज दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। समझा ये बात? परंतु लास्ट में पैसा किसको पहुंचेगा? गवर्नमेंट को। और पैसा देगा कौन फाइनली? फाइनल कंज्यूमर। परंतु बीच में बहुत सारे लोग आ गए, इसलिए इनडायरेक्ट फॉर्म में पेमेंट किया रही ना, इसलिए इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। समझा ये बात सबको? अभी इनकम टैक्स में तो क्या था, मेरे ऊपर इनकम टैक्स लग रहा है, मैं क्या कर दूंगा? टैक्स का पैसा सरकार को दे दूंगा सीधे सीधे। तो दैट इज डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। समझा? ओके, तो ये दो तरह के हमारे टैक्स थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल बता दिया और जो इनका टैक्स रिजाइम है वो बता दिया मैंने आपको। वही मैंने आपको एक और तरह का टैक्स लिखवाया। कौन लिखवाया? ए पागल आदमी,
वैट जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट है भाई। जीएसटी, वैट, एक्साइज, कस्टम, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं। वहीं मैंने आपको टैक्स का दो और चीजें लिखवाया कि टैक्स को आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। कैसे डिवाइड कर सकते हो? प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। अच्छा, ये क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको देश के होने वाले प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाऊंगा, तो आप बताना कि आप उनके लिए वोट करेंगे आगे चल के आगामी चुनावों में। ठीक है, देखो, प्रोग्रेसिव टैक्स की हो गया। क्यों बातें कर रहे हो? ये क्यों नहीं आया? कौन आ रही है? इसकी बुआएं मल्टीपल। चलिए, ए आगे बढ़ो, इधर ध्यान दो। अबे यार, क्योंकि मेरी बुआ नहीं आती थी इसलिए। मेरी बुआ की मेरे पापा से ऐसा खिटपिट खिटपिट चलती थी। कभी 500 रुपये नहीं दिखे गई कभी हमको। 100 तो दे 100 तो देते थे बेटा। 100 तो देते थे, देख ऐसे मत बोल। मेरी मौसी आती थी, वो मुझे 500 500 रुपये दे के आती थी। प्रोग्रेसिव टैक्स देखिएगा। प्रोग्रेस प्रोग्रेस करने का मतलब क्या होता है तमन्ना? आगे बढ़ना। प्रोग्रेस करना मतलब आगे बढ़ना। आज मैं तेरा नाम सही बोला, देखा? मेरे को लगा मैंने सही बोला नाम। मैं इसको बोलना था, देख मैंने ही जैसे प्रोग्रेस करी। प्रोग्रेसिव। ये पता, एक बार को ये भी कंफ्यूज रहेगी कभी आगे जाके कि इसका नाम असल में है क्या। जल्दी ये दिन आने वाला है। चलो, प्रोग्रेसिव टैक्स तो अ टैक्स रिजाइम यानी अ टैक्स सिस्टम in which the burden of tax is more on rich than the poor is called a progressive tax. एक ही एग्जाम्पल काफी है, इनकम टैक्स। एक ऐसा टैक्स सिस्टम, एक ऐसा टैक्स रिजाइम, एक ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर जहां पे टैक्स पे करने का बर्डन ज्यादा किस पर है? अमीरों पर है। गरीबों पे टैक्स पे करने का बर्डन कम है। यानी टैक्स ज्यादा कौन चुका रहा है? अमीर लोग चुका रहे हैं। और कम टैक्स कौन दे रहा है? गरीब लोग। तो इस तरह के टैक्स स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। मतलब जैसा जैसा इनकम बढ़ेगा वैसा वैसा रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ेगा। प्रोग्रेसिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। क्योंकि इनकम के बढ़ने के साथ साथ कौन बढ़ रहा है? रेट ऑफ टैक्स बढ़ रही है। तो इस तरह के टैक्स सिस्टम को या रिजाइम को अपन क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। समझे स्तुति? हम्म। एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने आपको बताया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कैसे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। टैक्स स्लैब हम चेक करेंगे। जैसा भी लिख लिया ना ये आप लोगों ने? जल्दी लिखो युवराज। अरे वो क्या, इसकी वो फीस की रिसीट बनाई थी ना। अब वहां थोड़ी ना इसका नाम सागर लिख दूंगा। मालूम पड़ा ये कौन बच्चा एडमिशन लिया जो पैसा जमा करा के चला गया। हाँ जी, लिखा ना? चलो देखो।
देखिए, हम तो न्यू रिजाइम चेक करेंगे क्योंकि नया यही है हमारे लिए। और इस साल जो टैक्स भरा जाएगा लोगों द्वारा वो इसी रिजाइम के अकॉर्डिंग दिया जाएगा कि जिन लोगों की इनकम 3 लाख रुपए तक है उनको कोई टैक्स नहीं देना। जिन लोग, अच्छा ये साल भर की है ना, जो पहले 2.5 लाख तक थी, हाँ। जिन लोग की इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच है उनको 5% टैक्स देना है, परंतु इसमें कमाल की बात ये होती है 5,000 तक का टैक्स रीबेट मिल जाता है 87A के अंदर। मतलब जैसे 3 लाख से 6 लाख कितना हुआ, 3 लाख, तो 3 लाख का 10% कितना हुआ, 30,000। इसमें से 5,000 की रीबेट मिल जाएगी तो 25,000 ही टैक्स भरना पड़ेगा उस आदमी को। नहीं 5%, सॉरी 5%। तो 3 लाख का 5% तो और कम हुआ 15,000, जिसमें से 5,000 की तो रीबेट मिल गई तो 10,000 ही टैक्स भरना पड़ेगा बस। अच्छा, वो लोग जिनकी इनकम कितने से कितने लाख है, 6 लाख से 9 लाख के बीच है। कितने से कितने लाख है, 6 लाख से 9 लाख। जैसे मान लो 9 लाख है किसी की इनकम, कितनी है, 9 लाख। तो उसको 6 लाख तक तो कितना टैक्स देना है, 5% की रेट से। ठीक है, 6 लाख तक तो कितना टैक्स देना है, 5%। वहां पे उसको रीबेट नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसका इनकम लेवल 5 लाख को एक्सीड कर गया। तो 6 लाख तक कितना टैक्स दिया, 15,000। और 6 लाख से 9 लाख, 3 लाख की जो इनकम है उसके ऊपर उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 10%। तो 30,000। ठीक है, जिसमें ये बता रहा है कि कुछ रीबेट भी होती है। वो रीबेट किस चीज़ की, वो डिपेंड करेगा, वो इंडिविजुअल के केस पे डिपेंड करता है। परंतु फिलहाल अपन मान लेते हैं 15 और 30 यानी 45,000। तो जिनकी इनकम 9 लाख तक है उनको कितना टैक्स देना है, 45,000। अच्छा, 9 लाख से 12 लाख, तो 9 लाख से 12 लाख, मान लो मेरी इनकम 12 लाख है। तो मेरी इनकम यदि 12 लाख है तो मैं 6 लाख तक तो कितनी दे रहा था, 15,000। 9 लाख तक कितना दे रहा था, 45,000। तो 45,000 तो है ही। फिर 9 लाख से 12 लाख जो फर्दर 3 लाख जुड़े, उस 3 लाख पे कितना परसेंट टैक्स दूंगा, 15%, यानी 45,000 और। तो पहला 45, 45, 90,000 टैक्स। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो लोगों का इनकम लेवल बढ़ता रहा है, जो रेट ऑफ टैक्स है वो भी बढ़ती आ रही है। पहले नील, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 30। तो ये कौन सा टैक्स सिस्टम हुआ, प्रोग्रेसिव। कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है रेट ऑफ टैक्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें टैक्स का बर्डन ज्यादा किस पे है, अमीरों पे, उस आदमी पे जो कि 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है। क्यों, 15 लाख से ज्यादा कमाती मुझे कितना टैक्स देना है, 30% ऑफ माई इनकम। और जो 3 लाख कमा रहा है उसको कोई टैक्स देना है क्या, कोई भी टैक्स नहीं देना। एक तरफ एक आदमी 30% टैक्स दे रहा है, एक तरफ एक आदमी कोई भी टैक्स नहीं दे रहा। तो बर्डन ऑफ टैक्स इज मोर ऑन रिच पीपल, और गरीबों पे कोई टैक्स ही नहीं है। तो दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्स। समझ में आया बात? समझ में आया? अरे बोलो हाँ, बोलते ही नहीं हो। नाउ रिग्रेसिव, रिग्रेसिव जैसे जीएसटी। तो एक ऐसा टैक्स सिस्टम जिसमें टैक्स का बर्डन ज्यादा गरीबों पे ज्यादा है, अमीरों पे कम। अमीरों को फिर भी थोड़ा बहुत कम टैक्स देना पड़ रहा है, परंतु गरीबों को ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो इस तरह के टैक्स रिजाइम या सिस्टम को बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। मतलब जैसा जैसा इनकम लेवल घटेगा वैसा वैसा टैक्स का बर्डन बढ़ेगा। समझ रहे, आ रहे आ? हाँ, एग्जाम्पल बताते हैं आपको। लिख लिया, ओके। 18% होनी चाहिए ऐसे, या 18% है। देखिए, बोला ना मैंने 18% होनी चाहिए। हाँ बोलो ना। हाँ हाँ हाँ, वो वही चलेगा। और 15 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर 30%। ठीक है, तेरे बाबा की कितनी है क्या, मुझे बता ना, मैं कैलकुलेट करके देता हूँ तेरे को।
अच्छा, इसमें ये भी होता है, जिन लोगों की इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होती है ना, उनको फिर इस regime से टैक्स नहीं देना पड़ता उनके ऊपर, मतलब चाहे तो इस regime से भी दे सकते हैं, और उनके ऊपर फिर एक मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स करके एक होता है, उससे भी वो टैक्स निकाल सकते हैं, फिर जो कम पड़ेगा वो वाला दे सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ वो 1% या इस तरह से निकलता है कुछ। ठीक है, और फिर देखा जाता है जिसको बोलते हैं मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, मैट। ठीक है, तो फिर जिसका जो रेट बैठती है, जिस हिसाब से कम जो बैठता है टैक्स का अमाउंट, फिर वो पेबल होता है। ठीक है। हाँ, अब जैसे जीएसटी, अब मैंने सोचा मैं आईफोन खरीदता हूँ। ठीक है, मैं आईफोन 15 खरीदने वाला हूँ। बेटा, हिसाब से चलने दो। हाँ, बिल्कुल लगता है, उस पर तो भयंकर टैक्स लगते हैं, टैक्स ही टैक्स लगता है। पहले ब्रोकरेज दो, पहले ब्रोकरेज दो, फिर जो लेन देन किया उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दो, एसटीटी, और फिर उसके ऊपर आईजीएसटी अलग से दो, तो तीन तीन टैक्स लग जाते हैं। इनकम टैक्स भी लगता है, हाँ, कि उससे अगर कोई इनकम हुई तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना पड़ता है, उससे टैक्स देना पड़ता है। फिर अगर कोई शेयर रखा, अब 2 साल 3 साल अपन ने शेयर की वैल्यू मान लो डबल ट्रिपल हो गई, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन टैक्स लगा करके उसके ऊपर 20% की रेट से टैक्स लगता है, तो उसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगता है। क्योंकि मैं इनकम अर्न करता ही नहीं उससे, अपना सिर्फ लॉस होता है उससे। मैं सेट ऑफ कर लेता हूँ कि मैं कोचिंग से पैसा कमाता हूँ और उसके थ्रू पैसा गवाता हूँ, तो टैक्स लाइबिलिटी फिर जीरो निकल के आती है। देखो, अब जैसे जीएसटी का अपन बात करें ना, तो बेटा मैंने आईफोन 16 लिया, 16 जो है लॉन्च होने वाला है सितंबर अक्टूबर के महीने में, है ना। तो मान लो मैं आईफोन 16 ले रहा हूँ, मान लेते 1 लाख रुपए का है ना। ये टैक्स के अलावा है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। अभी इसके ऊपर कितना जीएसटी देना पड़ेगा मेरे को? 18%, यानी मैं जीएसटी दूंगा उसमें 18,000। सही बात। ओके, वहीं वही आईफोन 16 बेटा अंबानी भी खरीद रहा है, तो आईफोन 16 कितने का पड़ेगा उसको? वही 1 लाख का। उसको भी कितना जीएसटी भरना है? 18,000। अब बेटा तुम जरा सोचो, मैं साल भर का, मेरी एनुअल इनकम देखोगे तो तुमको रोना हो जाएगा, रोना आ जाएगा। मेरी साल भर की एनुअल इनकम मात्र 1,80,000 है। बेटा ये जीएसटी है, इनकम टैक्स नहीं है, ये जीएसटी है। और जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किया जाएगा आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम लेवल। हाँ, वो पहले वाला इनकम टैक्स का था। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ये तो गुड्स एंड सर्विसेज पे दिया जाता है। अगर मैंने मोबाइल फोन अरे इवन तुम लोग चॉकलेट खरीदते हो, उस पर भी तुम लोग जीएसटी पे कर रहे हो। तो जीएसटी और मतलब ये तो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, ये तो सभी को भरना है, इससे इनकम का कोई वास्ता वास्ता नहीं है। तुम लोग रेस्टोरेंट जाते हो, 5% जीएसटी पे करके आते हो वहां पे, तो सभी को देना है। वहां मेरे से फिर इनकम लेवल थोड़ा ना पूछेंगे। आई बात समझ में? ऐसा इनकम लेवल का चीज कहाँ चल रहा है? डायरेक्ट टैक्स में। तभी तो बोला वहां पे कि वो जहाँ बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली पे करना है। इनडायरेक्ट टैक्स ये हो गया। प्रोग्रेसिव में अपने ने लिया इनकम टैक्स, यहाँ पे अपन ने इनकम टैक्स थोड़ा लिया बेटा, यहाँ जीएसटी ले रहे ना। अब देखो, मेरी एनुअल इनकम है 1,80,000। अब मैंने जब वो आईफोन खरीदा, मैंने कितना टैक्स भरा? 18,000। अगर वैसे देखो तो मैंने अपनी इनकम का, सही बोला लवीश ने, मैंने अपनी इनकम का 10% टैक्स भरा है। हाँ, एक फोन खरीदने पे, बताओ, 10%, अपनी इनकम का 10% तो टैक्स दे दिया मैंने, टैक्स। वहीं अंबानी जी की एनुअल इनकम की बात करें, तो अंबानी जी की एनुअल इनकम निकल के आ रही है, मान लेते हैं 18 लाख। अरे मान अरे मान लो, अरे वो क्या परसेंट निकालने में आसानी रहेगी इसलिए, अभी 18 करोड़ ले आऊंगा तो मैं परसेंट निकाल पाऊंगा क्या? 18 लाख मान लेते हैं, है ना। तो 18 लाख उनकी इनकम है, तो उन्होंने भी कितना टैक्स भरा? 18,000। तो ये 18,000 उनकी इनकम का कितना परसेंट हुआ? ओनली 1%। उनकी इनकम का टैक्स, उनकी इनकम का कितना हुआ? 1%। तो जो गरीब आदमी बेचारा, उसको तो 10% अपनी इनकम का टैक्स देना पड़ गया, जीएसटी। और जो अमीर आदमी, उसको अपनी इनकम का केवल 1% टैक्स देना पड़ा। कमोडिटी वही है, दोनों ने 18,000 टैक्स भरा है, परंतु अगर इनकम के उसमें देखूं, परसेंटेज के वाइज देखूं, तो मैंने 10% टैक्स पे किया, उन्होंने 1% अपनी इनकम का। तो टैक्स का बर्डन ज्यादा किस पे आया? पुअर पे। और अमीरों पे टैक्स का बर्डन क्या रहा?
तो इस तरह के टैक्स रिजाइम को क्या बोलते हैं? रिग्रेसिव टैक्स। हाँ यही बात है कि जब गरीब हो तो गरीब जैसे रहो ना, आईफोन खरीदने की क्या जरूरत है। परंतु बेटा लोगों की महत्वाकांक्षाएं और आकांक्षाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, है ना। और उन्हीं आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इंसान इस जिंदगी में दौड़ भाग करता रहता है, पैसों के पीछे भागता रहता है और कभी नहीं रुकता, और किसी दिन स्वर्ग सिधार जाता है। और इसी दौड़ भाग और महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की प्रोसेस को जिंदगी बोलते हैं बेटा। आकांक्षाएं यानी एक्सपेक्टेशंस, और महत्वाकांक्षा यानी आप जिन चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहे अपनी लाइफ में, समझ रहे, ऐसा। तो अब माना मैं अंबानी नहीं हूं, परंतु बेटा मेरा भी तो मन करता होगा कभी अंबानी जैसी लग्जरी लाइफ जीऊं, तो इसलिए मैंने आईफोन खरीद लिया, है ना। अब टैक्स देना पड़ गया। अब ज्यादा टैक्स का बर्डन किस पे आया? गरीब आदमी पे। दिस इज कॉल्ड, एक सेकंड, दिस इज कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्स। एक ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर जिसमें बर्डन ऑफ टैक्स ज्यादा किस पर है? गरीब पे, अमीरों पे कम। हाँ वो बात अगर आर्ग्यूमेंट में अगर बोले तो ये बात भी सही आती है कि जीएसटी के अंदर बेटा, अभी का आर्ग्यूमेंट ये आता है जीएसटी के अंदर बेटा, वो चीजें जो कि पुअर पीपल कंज्यूम करते हैं उनके ऊपर रेट ऑफ टैक्स सरकार ने वैसे ही कम लगा रखा है। यहाँ पे आप अगर ना ही अंबानी जैसा प्रोडक्ट खरीदोगे तो ना ही आपको इतना हाई टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, है ना। बट ठीक है, अगर कभी मान लो सेम सेम खरीद भी लिया तो वहां पे टैक्स का बर्डन ज्यादा किस पे? गरीब पे। मैं जैसे मीटियोर ली थी तो कुछ 2.25 कुछ की आई थी ये, अब जिसमें से 50,000 कुछ तो टैक्स भरना पड़ गया था। मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया, मैंने कहा ठो, क्योंकि 28% जीएसटी पे करना पड़ा था इसके ऊपर, ऐसा चीज। आईटीसी सेट ऑफ नहीं करा था, आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो आईटीसी में हुआ कि उनकी जो फर्दर कभी आगे चल के, क्योंकि बिजनेस है तो उसमें टैक्स लाइबिलिटी कभी बनेगी जीएसटी की, तो वहां वो आईटीसी का क्लेम लेकर के वो टैक्स लाइबिलिटी को सेट ऑफ करा लेगा, ऐसा। तो मेरा कोई बिजनेस थोड़ा ना है, मेरे पास जीएसटी जीएसटी आईएन थोड़ा ना है। हाँ मैं किसी को बोल सकता था, मैं किसी फ्रेंड, पर वो प्रोसीजर बहुत लंबा चलता है। जैसे मान ले मैं किसी मेरे फ्रेंड को बोलता, वो उस जीएसटी में क्या करता, आईटीसी के लिए उठाता, अब इसका रिफंड नहीं आता है यहाँ। एक बार जो जीएसटी दे दिया उसका रिफंड नहीं आएगा आपके पास। बस ये है कि भाई आप आगे चल के कभी जीएसटी का अमाउंट बनेगा, अबे सुन लेना इधर, कभी आगे चल के जीएसटी की कोई आउटपुट लाइबिलिटी आएगी तो ये जो क्रेडिट पड़ा होगा ये क्रेडिट यूटिलाइज हो जाएगा। अब कब वो यूटिलाइज करेगा, फिर कब वो पैसा मुझे भेजेगा, भेजेगा भी नहीं भेजेगा, बोलेगा भाई क्या तेरे कौन सा काम आता, मेरा तो टैक्स का पेमेंट हो गया। समझ रहा है। तो असल में देखोगे तो फिर हमें मनी का इन्वॉल्वमेंट ऐसा छुआ नहीं ना, तो कई बार फिर लोग घपला भी कर जाते हैं, नहीं भी दे फिर, है ना, ऐसा चीज। बाकी हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा कई लोग करते हैं कि भाई क्या करा, बिल बनवा लिया, कोई भी सामान खरीदा जीएसटी पे करा। अब अगर कोई बिजनेसमैन है ना, तो वो क्या करेगा, उस बिल को अपने बिजनेस का बिल बता करके क्या कर लेगा, आईटीसी, इनकम, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, कि जो जीएसटी आपने पे करा उस जीएसटी का क्लेम ले लेता है सरकार से। और फिर वही जीएसटी का जो अमाउंट आया क्रेडिट आपके अकाउंट में, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो बाद में कभी जीएसटी पे करने के लिए। परंतु ये काम कोई बिजनेसमैन नहीं कर सकता है, वो जो जिसके ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो, ठीक है, वैसा कुछ होता है। नहीं किया पर मैंने, इतना दिमाग कौन चला है। क्या कह रहे हो? इससे अच्छा बिल ही मत लो आईफोन का। अगर वो आईफोन में फिर कुछ खराबी हो गई, कभी आगे जाके किसी को बेचना पड़ा, कुछ करना पड़ा, फिर दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए ये मत करो। बिल तो हमेशा लेना चाहिए ताकि हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो, नहीं तो फिर आप क्या करो, अल्टीमेटली ब्लैक मनी क्रिएट करो इकोनॉमी के अंदर, आप खुद ही करप्शन को बढ़ावा दे रहे हो। फिर आप सरकार को दोष कैसे दे सकते हो कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा, आप तो खुद ही करप्ट हो। ठीक है। तो ये दो तरह के आपके क्या है बच्चों, टैक्स रिजाइम, समझ में आया ना, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दीज आर योर टैक्स रिसीट्स, समझा ना। ओके अगला नॉन टैक्स रिसीट्स। नयन व्हाट हैपन बेटा, अरे तो तुम्हारी थोड़ी आंखें ऐसी लग रही है इसलिए पूछ रहा हूँ, ऑल गुड, तबीयत ठीक है तुम्हारी, ये दीपक क्यों नहीं आया? नॉन टैक्स रिसीट्स, एक सेकंड कर रहे हैं कनेक्ट।
अब इतनी देर जब एक्सप्लेन कर रहा था तब ये डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, अभी जैसे ही लिखना चालू किया फिर डिस्कनेक्ट। ये बहुत छेड़ो किस्म का आदमी है ये भी। सर ये रहा। हाँ जी बोलिए ना। क्या करना है फिर इनका, इन सब का? ठीक है करवाते हैं अभी, पर इसमें से बहुत सारे तो है ही नहीं आज। जो भी है मैं बोल दूंगा इनको भी क्लास खत्म होती। हम्म, तो अदर देन टैक्सेस, सरकार के पास अगर कोई रेवेन्यू रिसीट आ रही है, सरकार के पास अगर कोई रेवेन्यू रिसीट आ रही है जो कि टैक्स के फॉर्म में नहीं है, ऐसा पैसा जिससे अगेन वही चीज हो रही है, ना तो एसेट्स कम हो रही है ना लाइबिलिटी बढ़ रही है, ना तो एसेट्स कम हो रही है ना लाइबिलिटी बढ़ रही है, परंतु टैक्स की फॉर्म में भी नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन टैक्स रिसीट। क्या बोलते हैं? नॉन टैक्स रिसीट। सबसे पहला पहला चीज इसमें आता है आपका फीस। ठीक है, फीस। फीस क्या होता है? तो सर इट इज अ रजिस्ट्रेशन फीस, paid by individuals to the government in respect of, तभी तो मैं बोल रहा हूं लिखो ना। हाँ, इट इज अ रजिस्ट्रेशन फीस पेड बाय इंडिविजुअल्स टू द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। यानी सरकार हमको जो सर्विसेज दे रही है उन सर्विसेज के बदले हम जो एक फीस सरकार को पे कर रहे हैं, यानी रजिस्ट्रेशन फीस काइंड ऑफ जो पे कर रहे हैं, दैट इज फीस। जैसे आप हॉस्पिटल जा रहे हो, सरकारी अस्पताल, 10 रुपए की पर्ची कटा रहे हो, तो 10 रुपए सरकार का क्या है? रेवेन्यू रिसीट। सरकारी स्कूल जा रहे हो, वहां तुम लोग एडमिशन यानी स्कूल की फीस भर रहे हो, दैट इज रेवेन्यू रिसीट। तुम लोग जमीन खरीदते हो, तो जमीन खरीदते तो लैंड का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्री 1% या 2%, तो वो क्या है? फीस जो हम सरकार को पे कर रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट। हम लोग मोटर व्हीकल खरीदते हैं, आरटीओ पे उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो वहां भी हम क्या करते हैं? एक रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे रजिस्ट्रेशन फीस होते हैं जो हम सरकार को पे करते हैं उनकी सर्विसेज के बदले, तो वो क्या है? सरकार का एक तरह का रेवेन्यू रिसीट। दूसरा फाइन। ठीक है, तो फाइन्स क्या होता है तुम लोग को तो पता ही है ना? हम्म हम्म क्या लिखे? ओके, इट इज द पेनल्टी imposed by government on law breakers। वो मॉनेटरी पेनल्टी जो सरकार बेटा इंपोज कर रही है किसके ऊपर? लॉ ब्रेकर के ऊपर, कानून तोड़ने वालों के ऊपर। तो उस पेनल्टी को, वो जो पैसा वसूल रही सरकार उन लॉ ब्रेकर से, उसको क्या बोलते हैं? फाइन। तो जब कभी भी अपन कोई फाइन भर रहे हैं, हेलमेट ना पहनने का चालान भर रहे हैं, तो वो समझना सरकार के लिए क्या है? रेवेन्यू रिसीट, सरकार को तो पैसा मिल रहा है। तो अगली बार जब कभी चालान कटे तो उदास मत होना और दुखी मत होना, ये सोचना कि तुमने देश के उज्जवल भविष्य के लिए क्या करा है? एक योगदान दिया है, कीमती योगदान दिया है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ये दिया हुआ पैसा सरकार के रेवेन्यू रिसीट में जाएगा, और सरकार को जब रेवेन्यू रिसीट आता है तो सरकार बहुत ज्यादा खुश होती है। तो तुम्हारे फाइन के कारण सरकार खुश होने वाली है और वो पैसा देश के डेवलपमेंट में काम आने वाला है। तो वो फाइन जो है
वो पे करके कभी उदास मत होना, इट इज अ काइंड ऑफ रेवेन्यू रिसीट। बल्कि मैं तो कहता हूँ एक ऐसा नियम बांध लो, खुद से प्रॉमिस करो कि हर हफ्ते में एक बार, हर रोज फाइन पे करेंगे और देश के बढ़ते हुए उज्जवल भविष्य में कंट्रीब्यूशन देंगे। ठीक है, मैंने कितनी बार दिया है 7-8 बार तो दिया है, मैंने भी कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, नहीं है जी, क्या कह रहे हो, क्लियर है बात। तो जब कभी भी लॉ ब्रेक करते हैं तो उसके बदले जो हमारे द्वारा फाइन पे किया जाता है, मतलब जो पेनल्टी पे किया जाती है इन दी मॉनेटरी टर्म्स, जेल वेल नहीं जाना, मॉनेटरी टर्म्स में जो पैसा दे रहे दैट इज फाइन। और सरकार के लिए वो क्या एक तरह का रेवेन्यू रिसीट। ओके, तीसरा एस चीट। इट इज दी, नहीं रुको, सेल प्रोसीड्स। These are the sale proceeds realized by government on those properties which have no legal hire। मैं तुम लोग को बताया था, एस चीट, तुम्हारी सर की एक्स ने तुम्हारे सर के साथ चीट किया, जिसके चलते तुम्हारे सर ने जिंदगी भर शादी नहीं किया। अब तुम्हारे सर ने जिंदगी भर बहुत पैसा कमाया, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी धन संपत्ति इकट्ठा कर ली, परंतु एज योर सर वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ देयर पेरेंट्स एंड क्योंकि उनकी एक्स ने चीट किया तो उन्होंने शादी भी नहीं किया, तो अब उनका निकट समय करीब है, मतलब अंत समय निकट है, निकट समय नहीं, उनका अंत समय, उनका अंत समय निकट है। ठीक है, अब परंतु उनकी इस लाखों करोड़ों की धन संपत्ति का कोई वारिस ही नहीं है, कोई लीगल वारिस नहीं है, लीगल, ठीक है, इलीगल तो हो सकता है। तो हाँ जी सर, तो अब जब तुम्हारे सर स्वर्ग जहां भी सिधारे, मतलब स्वर्ग सिधारते हैं, तो स्वर्ग सिधारने के पश्चात उनकी जो ये धन संपत्ति किसके हवाले चली आएगी, सरकार को चली आएगी। और गवर्नमेंट यदि उस धन संपत्ति को यदि बेचती है और उस धन संपत्ति को बेच के सरकार को जो भी पैसा रियलाइज होगा उस पैसे को क्या बोलते हैं, एस चीट। तो यहां पे सरकार को पैसा मिला, मिला, क्या सरकार की कोई एसेट्स कम हुई, क्या है सरकार की कोई एसेट्स कम हुई, क्या सरकार की कोई लायबिलिटी बढ़ी, सिर्फ पैसा आया ना, सरकार क्या हो गई, खुश। तो इस तरह की रिसीट्स को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स। एस चीट, एक्स ने किया चीट तो सरकार हो गई खुश, तो एस चीट। समझ में आई बात। चलो इसके आगे के जो टर्म्स हैं उनको कल लिखेंगे। थैंक यू सो मच। रुको 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 रुको, एक मिनट, हाँ वो भी है, और एक और चीज, मेरे पास कुछ नेम्स हैं एक्चुअली, तुम लोग का बच्चों क्या ना ये फीस ड्यू हो गया है, तो तुम लोग को क्या ना ये बेटा ये पहले तो ये बंद कर, ये स्वीपिंग बंद कर, एंड प्लीज इसको बहुत सीरियसली